नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। अभी हमारे साथ जुड़े हैं जयराम महतो और इनसे पहले जानेंगे अभी गांडी में अभी सभा करके आ रहे हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है उस सभा के बारे में, क्योंकि वहाँ पे और सभा के मुकाबले भीड़ थोड़ी कम थी। पहले इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है ये सभा अचानक शिफ्ट किया गया था। इस सभा का कार्यक्रम था गिरिडीह का झंडा मैदान, लेकिन झंडा मैदान में स्थानीय प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली कुछ सुरक्षा के कारणों से, तो अचानक शिफ्ट किया गया। तो ऐसे भी हम लोग अब मैंने शुरू से हम लोग विचारधारा बन चुके हैं। दिल्ली गए तो वहाँ तो 20 लोग सुने मेरे भाषण को, लेकिन फिर भी 2 घंटा हम बोले, तो ये वो इशू नहीं रहेगा। अच्छा, आज संविधान दिवस है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब संविधान में आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चेंजेस करना चाहिए या फिर कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए? देखिए, संविधान दिवस की भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान यानी सब एक समान। संविधान का प्रयास था सभी को एक समान करने का, जो कि एक सराहनीय प्रयास। और कहीं ना कहीं भारत देश संविधान बनने से पूर्व एक राजतंत्र देश था, यानी राजाओं का शासन था। हालांकि ग्रामीण लेवल पर अगर आप सर्वे करें तो ग्रामीण स्तर पर उस समय से गणतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, जो उनकी स्वशासन व्यवस्थाएं थी गांव में, जैसे पंचायत लगती थी, मांझी व्यवस्था, महतो व्यवस्था, मांझी हड़ाम, मुंडा मान की व्यवस्था, तो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं थी ग्राम में। लेकिन चूंकि वो गरीब गुरबों लोगों की व्यवस्था थी, इसलिए वो कभी हाईलाइट नहीं हुई। तो हाईलाइटेड क्या रही ना, राजतंत्र हाईलाइटेड रहा। तो जब राजतंत्र का मतलब था राजाओं का शासन, और राजा समानता के पक्षधर नहीं थे, यानी रानी के गर्भ में अगर अयोग्य बालक भी है तो वो राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। तो संविधान ने यह प्रयास किया कि योग्य व्यक्ति देश के लोकतांत्रिक देश के शासक बने, और भारत में गणतंत्र यानी जनता के शासन की व्यवस्था की गई और एक समान व्यक्ति को समान करने का प्रयास किया गया। लेकिन मेरा मानना है, और मेरा नहीं, जिन्होंने संविधान को लिखा सैकड़ों लोगों ने के सहयोग से संविधान बना विचारधाराओं से, लेकिन उनमें जो संविधान सब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे माननीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, उनका एक कथन था कि संविधान लचीला है, ये चलाने वाले पे डिपेंड करेगा वो चलाता कैसा है। अगर संविधान को चलाने वाला अच्छा मिलेगा तो संविधान अच्छा चलेगा, और संविधान को चलाने वाला बुरा मिलेगा तो संविधान बुरा मिलेगा। और मेरा मानना है, आज अगर मौलिक अधिकारों की बात करें जिसमें व्यक्ति की आज़ादी आती है, आप 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा की बात आती है, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन बहुत बाल मजदूर को प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी रोक देखने को मिलती है। तो यानी स्पष्ट है कि संविधान जिन लोगों के हाथों में आज है, कहीं ना कहीं उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया है। और मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने संविधान को अध्ययन किया, अगर हो सके मुझसे छूटा होगा तो लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, संविधान में एक आर्टिकल, पूरा आर्टिकल किसानों पर होना चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं कि भारत गांधी का देश है, तो गांधी का स्टेटमेंट था कि भारत की आत्मा बसती है गाँवों में, गाँव की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। तो भारतीय संविधान आर्टिकल 48 में हल्का सा जिक्र है कृषि को लेकर, और कुछ अनुसूचियों में जो पंचायत की व्यवस्थाएं हैं उनमें, लेकिन एक पूरा आर्टिकल होना चाहिए। जैसे एक आर्टिकल मौलिक अधिकार का है, जैसे आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के बाद जैसे मौलिक कर्तव्य का है, तो उसी प्रकार मेरा मानना है कृषि को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर एक पूर्ण आर्टिकल होना चाहिए, एक पूर्ण अध्याय होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने झारखंड में आवागमन करने के बाद, झारखंड भ्रमण करने के बाद, मैं इन चीज़ों को सामने से देख पा रहा हूँ कि एक आम व्यक्ति, देखिए भाव्या जी, आप रहे, चाहे सूरज जी रहे, चाहे हम रहे, चाहे प्रमुख साहब रहे, अगर हम लोग जीवन को जी रहे ना तो संपत्ति अर्जन करने के लिए, चाहे अपने आने वाले बाल बच्चों के लिए, चाहे वर्तमान में माता पिता के लिए, भाई के लिए, यानी यहाँ जो भी व्यक्ति, यहाँ जिस होटल में हम लोग बैठे हैं, इसकी भी इच्छा क्या है? संपत्ति अर्जित करना। इसलिए हमको भोजन खिलाएगा, बदले में हम इससे कुछ धन देंगे। यानी हम लोग जी रहे हैं, जो साधु और संत नहीं है, और वो अगर वो जी रहा है तो संपत्ति की जुटान के लिए जी रहा है। तो मेरा मानना है, इंसान की संपत्ति की सुरक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। वो भारतीय संविधान में चूंकि था, 31 में संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन उसमें क्या पॉजिटिव थी, क्या नेगेटिव थी, उसमें क्या चर्चाएं हुई, आज उसे संपत्ति का अधिकार को मैंने मौलिक अधिकार से निरस्त कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि संपत्ति को भी सुरक्षित करना होगा। और मेरा मानना है, भारत देश की बात करें या विश्व की बात करें, एक आम व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति उसका जमीन का टुकड़ा होता है। व्यवसाय एक माने फिक्स टाइम तक है, आपकी नौकरी भी एक फिक्स टाइम तक है, लेकिन जो जमीन की संपत्ति है ये आदिकाल से लेकर है और आगे भी चलेगी। तो संविधान में जमीन यानी कृषि के लिए, जमीन यानी खेतीबाड़ी के लिए, जमीन यानी रहने के लिए, यानी जमीन का टुकड़ा कैसे इंसान का बचेगा, संविधान में एक धारा उस पर होनी चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं। चूंकि मैं इस चीज़ों को इसलिए आपके सामने कह पा रहा हूं, चूंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूं वो धनबाद बोकारो का सीमा है,
वहाँ BCCL का है, CCL का, और बाकायदा सुबह मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से हमने रिपोर्टिंग किया है कि किस प्रकार से खनन चल रहा है। आने वाले दिनों में अंदर में इतना चेंज बना है कि मुझे लगता है 20 साल में जमीन कोलैप्स होकर नीचे चली जाएगी। यानी कुछ लोग तो अपना पूंजी निकाल कर चले जाएंगे, BCCL लाखों अरबों का टर्नओवर देकर चली जाएगी, लेकिन वह क्या होगा, एक सभ्यता का अंत हो जाएगा। वह जमीन हड़प्पा सभ्यता। नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ धनबाद या फिर आपके प्लेस पे नहीं हो रहा है, ये पूरे झारखंड में हो रहा है। अभी बात करें बड़का गांव या फिर कोई भी गांव जहां पे पूरा गांव उजाड़ा जा रहा है और कंपनी सेटअप किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बड़का गांव की जब आपने बात की तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, वो मुख्य सचिव का दबाव है। कानों कान ये सूचना आई है, कलेक्टर के माध्यम से आई है कि मुख्य सचिव का प्रेशर है कि काम तो यहाँ करना होगा। क्यों करना होगा? ना यहाँ माननीय देश के प्रधानमंत्री की नजर है, उनकी नजर क्यों है, ना इस योजना में अडानी की नजर है। साफ शब्दों में डरने की कोई बात नहीं है। अरे फांसी सीधा क्या होगा, मौत एक दिन सबको आएगी, एक दिन सब मरेंगे, पशु पक्षी नदी नाला पेड़ पौधा सब मरेंगे, मरने से डर नहीं होना चाहिए। तो ये सारा किस्सा है अडानी साहब का। अडानी का संबंध मोदी जी से, मोदी ताकतवर इंसान, उनका प्रेशर सरकार को, यानी मुख्य सचिव जिनको हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उनका प्रेशर कलेक्टर को कि गोंदलपुरा में किसी भी हाल में जो ये मैंने अडानी की मंशा है वह कामयाब होनी चाहिए। बदले में अभी क्या है ना, गोंदलपुरा बड़का गांव का क्षेत्र एक रणभूमि में तब्दील है। ऐसा महसूस होगा आपको कि हम तालिबान में प्रवेश कर रहे हैं। ये भारत नहीं है, ऐसा लगेगा हम तालिबान में प्रवेश कर रहे हैं। कर्फ्यू का माहौल है, पुलिस के कंधों में राइफल है, ग्रामीण में डर है। क्यों? ना जमीन की लड़ाई है। इसीलिए मेरा मानना है भारतीय संविधान में अगर कुछ महत्व अभी देना है तो किसान के जमीन को बचाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान धराशायी होता रहेगा। और इसीलिए आज किसानों की स्थिति बदतर क्यों हुई? इसी कारण कि आप किसानों के देश में किसान को नहीं बचा पाए। किसान तभी बचेगा जब जमीन संबंधित सुधार कानून कंपनी आसानी से अधिग्रहण नहीं करेगी। अभी आप टाटा का उदाहरण लीजिए। आज मान के चलिए 1907 में टाटा किसका था? टाटा का ही था। आज 2023 आ चुका है, आज भी ऑनर कौन है? टाटा ही है। यानी 100 साल बीत चुका। उन्होंने क्या किया था? पूंजी इन्वेस्ट किया था। 100 साल पहले जो ऑनर था आज भी उसी का वंशज ऑनर है। लेकिन जिन्होंने जमीन दिया था, क्या उनके वंशज आज नौकरी कर रहे हैं? क्या उनके वंशज आज किसी प्रकार का मुआवजा भुगतान पा रहे हैं? नहीं पा रहे थे। क्यों? जिसने 2 रुपया लगाया वो 100 साल तक ऑनर बन के बैठा है। जिन्होंने अपने 4000 की जमीन दे दी, 4000 सालों से जो खेती कर रहे थे, वो लोग आज ऑनर के रूप में क्यों नहीं है? मेरे कहने का मतलब है अगर जमीन का अधिग्रहण हो तो इस ताक पे हो कि ऑनर भी नहीं बदलेगा तो सीधा बात है रैयत भी नहीं बदलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी मुआवजा ट्रांसफर होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी नियोजन ट्रांसफर होगा। और ये आम बात है। आज कंपनियां अपने लाभ का चंदा पार्टियों को देती है, विदेशों में निवेश करती है। ऐसा अब सक्षम है, रैयत दर रैयत पीढ़ी दर पीढ़ी वो देने के लिए सक्षम है, लेकिन वो नहीं देना चाहेगी। तो मेरा मानना कैसे चेंजेस करेंगे? इसके लिए हम सदन में तार्किक रूप से इन सवालों को उठाएंगे और मुझे उम्मीद है जब इन सवालों को जब हम अराइज करेंगे तो झारखंड ही नहीं भारत के लोग भी सुनेंगे और समर्थन करेंगे। ठीक है, अभी सदन का बात हो रहा है, आपकी लगातार सभाएं हो रही है, लेकिन वहीं पे आपने कल रात को एक लाइव किया था और ऐलान किया था कि आपकी तबीयत सही नहीं है। आप 45 डेज के लिए अभी लंबी सभाएं या फिर शायद सभाएं नहीं ही करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? डॉक्टर ने क्या हिदायत दी है? देखिए, डॉक्टर ने हिदायत दी है कि एक छोटा सा बीमारी है जिसमें हम पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि हम बताना नहीं चाहेंगे, लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे और हम नहीं चाहते, क्योंकि एक डॉक्टर का मतलब है मुस्कुराते हुए मरीज के पास जाना, एक शिक्षक का मतलब है मुस्कुराते हुए स्टूडेंट के पास जाना, एक लीडर का मतलब होता है मुस्कुराते हुए अपने कार्यकर्ता से मिलना। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे उस बीमारी का नाम बताएं, लेकिन छोटी सी मामूली बीमारी है, उसमें हम पॉजिटिव पाए गए। और डॉक्टर की साफ हिदायत है कि हमें कम से कम 1 महीना 45 दिन तक अनुपालन करना होगा, लोगों से दूरी बनानी होगी और सभाओं से दूरी बनानी होगी। लेकिन इसी बीच देखिए कि कुछ सभाओं की तैयारी हो चुकी है और मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का हूँ। ये आपने भी आज देखा, बाकायदा आज आप हमारी गाड़ी में बैठ कर आए हैं। 3 गो अंडा से मेरा जीवन बीता, आपको भी वही हाल है, आप कोई भोजन हम लोग नहीं कर पाए। शर्मिंदा है कि नारी शक्ति हमारे साथ भूखे रही। क्या करें आप लोग जो कहते हैं, जो लोग बड़े बड़े सवाल करते हैं, उनको अगर मेरे जिंदगी को एक दिन चख लेंगे ना तो उनको आभास हो जाएगा कि जरा महतो किस कंडीशन में जीता है। 3 गो अंडा खा के, और देखिए रास्ता में कोई पकौड़ी दे रहा है, तो कोई बिस्कुट दे रहा है, तो कोई पानी दे रहा है। यानी आज रात हो चुकी है और 3 गो अंडा मूल रूप से खा के अभी तक हैं। और तो इसलिए कुछ कारणे हैं और उन्हीं कारणों से सभाओं में थोड़ा सा 1 महीने 1.5 महीने का गैपिंग है। और हालांकि उस बीच हम फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है संबोधन नहीं करना। तो अभी जब सभाएं नहीं हो पाएगी तो इलेक्शन का तो तिथि फिर भी नजदीक आ रहा है, मतलब इलेक्शन का महीना नजदीक आते जा रहा है, कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि मेरे अंदर एक ऐसी पोटेंशियल ऊर्जा है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास है मैं एक दिन में 15 सभा कर सकता हूँ, मैंने किया है। जब हम लोग सत्याग्रह के लिए जा रहे थे, मैंने एक दिन में 14 सभा किया था। सुबह 9 बजे स्टार्ट किए थे, रात 2 बजे खत्म किए थे। तो जरा महत्व में ये जिद है, ये पागलपन है। अगर 45 दिन को हम आगे का जो 15 दिन होगा उसमें हम मेकअप कर देंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और इसके लिए हम निश्चित हैं। और ये मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग भी कहता है, हम हैं जिद्दी।
जीबी केसेस की जितनी भी चालें होंगी या फिर कहते हैं इसका जितना भी प्रोग्रेस होगा वो सारी चीज़ें देखने लायक रहेंगी। अभी फिलहाल ये सभाएं नहीं करेंगे, जयराम जी सभाएं नहीं करेंगे, लेकिन आगे जब सभाएं करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, इलेक्शन के टाइम क्या रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ें देखने लायक रहेगी। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।